नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो कोरियन मीडिया इंडियन सेमीकंडक्टर चिप को लेके क्या कह रहे हैं, इसके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस है। ये कोई छोटा मोटा वीडियो नहीं है। इंडिया के आने वाले एम्बिशंस क्या है, ओवरऑल इस डिस्कवरी की या फिर ये लॉन्च की क्या हिस्ट्री रही है और आगे आने वाले टाइम में इंडिया क्या क्या करने वाला है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है। इतना डिटेल्ड एनालिसिस जनरली इंडियन मीडिया में भी देखने को नहीं मिलता है। बस थोड़ा सेल्फ फ्लोटिंग जो कुछ, हाँ इंडिया ये होगा, इंडिया वो होगा, वो एक ऊपर ऊपर एक सेंटेंस देना, उसमें वो गहराई, वो डेप्थ नहीं आता है। थोड़ा क्रिंज भी लगता है सुनने में। विश्वगुरु हमें साबित करना है, हमें बोलने से ज़्यादा हमें एक्शन में साबित करना है। और अच्छी बात है कि कोरियन मीडिया में एक्चुअल एक्शन, एक्चुअल गेम प्लान, एक्चुअल ब्लूप्रिंट जो है उसके बारे में बात किया गया है डिटेल में। तो ये ऐसे वीडियोस जो है इंडियंस को भी देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हैं जो कि बोलते आते हैं कि हमें दूसरे देशों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं वगैरह वगैरह, ऑल बुलशिट। जो कि यहाँ पे जो नॉलेज मिलता है वो नॉलेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैलिडेशन की कोई बात नहीं है, यहाँ पे नॉलेज शेयरिंग जो है हो रहा है। दूसरे देशों की पर्सपेक्टिव से एक नए नए नॉलेजेस निकल के आता है, या फिर ऐसे भी कुछ की पहलू है जो कि बहुत सारे जनरल इंडियंस को पता नहीं है, जो कि हमें फॉरेन मीडिया से जानने को मिलता है। क्योंकि उनकी जो रिपोर्टिंग करने की नज़रिया है, जो पर्सपेक्टिव है, वो इंडियन स्टाइल से काफ़ी डिफरेंट है। और कहीं ना कहीं हमें थोड़ा हम सीख भी सकते हैं जो एडवांस, जैसे कि जापान, कोरिया, इवन कुछ रिपोर्टिंग जो है, हालांकि कुछ तो एकदम पाकिस्तान से भी गए गुजरे होते हैं। तो परखना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई जो है, हर न्यूज़ आउटलेट अच्छा नहीं होता है। खैर, इस यहाँ पे डिटेल एनालिसिस हुआ है, बट अगेन कमेंट सेक्शन में कोरियन ने अपनी गवारपन जो है वो दिखा दिया है। कुछ कोरियंस बोल रहे हैं ये उनकी 25 साल की पहले की टेक्नोलॉजी है। जो टेक्नोलॉजी उन्होंने 25 साल पहले डिस्कवर की थी, आज वो इंडिया डिस्कवर कर रहा है। लेकिन कुछ सेन लोग भी थे, कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे, जो कि ओवरऑल जो ये अचीवमेंट कितना इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम में इंडिया कैसे इससे डोमिनेट कर सकता है, उसके बारे में भी कॉमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो मिक्स्ड कॉमेंट सेक्शन था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद कॉमेंट सेक्शन और मेरे ओपिनियन में जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बाय द वे, मेरे पहले एसएमएस शॉर्ट फिल्म की हिंदी डब वर्जन आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 세계 반도체 산업의 새로운 허브를 꿈꾸는 인도가 भारत, जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का नया हब बनने का सपना देख रहा है, ने अपनी पहली घरेलू सेमीकंडक्टर चिप बनाने में सफलता हासिल की है। टाइम्स ऑफ इंडिया समेत इंडियन मीडिया के अनुसार भारत के मंत्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड आईटी अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की पहली होम ग्रोन सेमीकंडक्टर चिप, 32 बिट प्रोसेसर और 4 व्यावहारिक चिप्स सौंपे। 실용용 칩을 전달했습니다. 이번 성과는 정부 주도의 인디아 यह उपलब्धि सरकार की इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का परिणाम है। सिर्फ 3.5 साल में ही भारत सेमीकंडक्टर उत्पादन तक पहुंच गया है, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान भारत पर गया है। विक्रम प्रोसेसर को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी ने मिलकर विकसित किया है और इसे लॉन्च व्हीकल्स के कठिन वातावरण में भी काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वर्तमान में 6 राज्यों में 18 अरब डॉलर के 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इस साल के भीतर कमर्शियल चिप प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। 칩 생산이 시작될 것이라고 강조했습니다. भारत का सेमीकंडक्टर बाजार, जो पिछले साल लगभग 53 ट्रिलियन वॉन था, इस साल 63 से 70 ट्रिलियन वॉन तक बढ़ गया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक इसे अधिकतम 153 ट्रिलियन वॉन तक बढ़ाया जाए। 3조 원 규모로 확대하겠다는 जब सैमसंग, TSMC और इंटेल पहले से ही ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में कंपटीशन कर रहे हैं, ऐसे में भारत के नए प्रवेश के साथ अब यह देखने लायक होगा कि आगे कंपटीशन किस तरह विकसित होगी। 펼쳐질지 주목됩니다. 세미콘 इंडिया 2025는 सेमिकॉन इंडिया 2025 भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में एक ऐतिहासिक क्षण था। ये इवेंट भारत के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित किया गया था, जिसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग संघ सेमी ने जॉइंटली आयोजित किया। यह एक ऐसा मंच है जहां नेशनल स्ट्रेटजीज और इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन स्वाभाविक रूप से एक साथ आए। इसका विषय था अगली नेक्स्ट जनरेशन सेमीकंडक्टर पावर हाउस।
यह केवल एक नारा नहीं था, बल्कि भारत की उस दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतिबिंब था कि वह केवल ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनकर न रहे, बल्कि सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन और इनोवेशन का प्रमुख केंद्र बने। इसका पैमाना भी बहुत बड़ा था। 18 देशों की 350 से अधिक कंपनियों ने अपनी टेक्नोलॉजीज और कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन किया और 15,000 से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया। 9 भारतीय राज्यों और 68 इंटरनेशनल ग्रुप्स ने राउंड टेबल चर्चाओं में हिस्सा लिया। साथ ही टैलेंट डेवलपमेंट सेंटर्स, स्टार्टअप फोकस्ड जोन्स और डिजाइन स्टार्टअप एग्जीबिशन हॉल्स जैसे विशेष क्षेत्र भी तैयार किए गए, जहां इंडस्ट्री, एकेडेमिया और पॉलिसी मेकर्स को एक साथ लाया गया। यह साफ दिखाता है कि भारत मानता है कि सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट, स्टार्टअप, ग्लोबल कनेक्शन और रीजनल पॉलिसीज भी जुड़ी होनी चाहिए। 행사는 2025년 9월 2일 모디 총리의 개막 연설로 시작되었습니다. सितंबर 2025 का यह इवेंट 2 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन भाषण से शुरू हुआ। उन्होंने सेमीकंडक्टर को 21वीं सदी का डिजिटल हीरा कहा और जोर दिया कि भारत में बना एक छोटा सा चिप भी दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है। साथ ही उन्होंने भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को भी याद किया। 2021 में प्रोग्राम की शुरुआत, 2023 में फर्स्ट अप्रूवल्स, 2024 में OSAT टाइप सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्रोजेक्ट्स का विस्तार और 2025 तक लगभग 1.5 ट्रिलियन रुपए, 18 अरब डॉलर का निवेश 10 स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स में हुआ। यह दिखाता है कि केवल 4 सालों में भारत ने पॉलिसी प्लानिंग को इंडस्ट्रियल अचीवमेंट्स में बदल दिया और यह प्रगति ईस्ट एशियन सेमीकंडक्टर पावर हाउसेस की विकास यात्रा से मेल खाती है। सेमिकॉन इंडिया 2025 की मुख्य उपलब्धियों में से एक था भारत का पहला फुल्ली इंडिजिनस 32 बिट प्रोसेसर विक्रम का लॉन्च। यह मूल रूप से सैटेलाइट्स और रॉकेटों के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन रक्षा, ऑटोमोबाइल और एनर्जी सेक्टर्स में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा असम राज्य ने 2 चिप्स पेश किए, टाटा का OSAT चिप और न्यूरल IC, जो दिखाता है कि सेमीकंडक्टर इनोवेशन अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि रीजनल एरियाज तक भी फैल रहा है। 지역으로 확산되고 있음을 보여주었습니다. ओडिशा ने एक्टिव प्लान्स पेश की, जिनमें बेरहामपुर और राउरकेला में इनोवेशन हब्स स्थापित करना और भुवनेश्वर में 490 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर फैसिलिटी बनाना शामिल था। यह रुझान चीन के प्रोविंसेस और जापान के प्रीफेक्चर्स की तरह है, जिन्होंने कभी सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। इस आयोजन में टैलेंट और स्टार्टअप पर भी विशेष ध्यान दिया गया। 280 से अधिक विश्वविद्यालयों को एडवांस्ड डिजाइन टूल्स उपलब्ध कराए गए। 2 शुरुआती चरण के स्टार्टअप डिजाइन इकोसिस्टम तंत्र में शामिल हुए और 23 स्टार्टअप को ऑफिशियल अप्रूवल से DLI स्कीम के तहत अप्रूवल मिली। यह भारत के उस इरादे का संकेत था कि वह ताइवान, इजराइल और अमेरिका की तरह स्टार्टअप ड्रिवन इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देगा। टैलेंट डेवलपमेंट सेंटर में छात्रों, इंजीनियरों और मध्यम स्तर के पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कार्यक्रम चलाए गए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत उन स्किल्ड लेबर्स की कमी की समस्या से पहले ही निपटने की तैयारी कर रहा है, जिससे विकसित देश अभी गुजर रहे हैं। सेमिकॉन इंडिया 2025 से निकला स्ट्रेटेजिक मैसेज 2 बातें स्पष्ट करता है। पहला, भारत सेमीकंडक्टर के केवल पोस्ट प्रोसेसिंग केंद्र की भूमिका से आगे बढ़ रहा है और अब डिजाइन, निर्माण, पैकेजिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन को शामिल करने वाले फुल स्टैक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की ओर छलांग लगा रहा है। 설계, 제조, 패키징 시스템 통합을 포괄하는 풀스택, 반도체 생태계로 도약하고 있다는 점입니다. मुख्य बात यह है कि यह केवल इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, बल्कि उस युग में टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी सुरक्षित करने की इच्छा है जहां चिप्स सीधे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हैं। दूसरा, इंटरनेशनल पेविलियंस और कंट्री स्पेसिफिक राउंड टेबल्स के माध्यम से भारत ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार की छवि बनाई है। आत्मनिर्भरता और खुलेपन दोनों को एक साथ आगे बढ़ाते हुए भारत उस वैश्विक प्रवृत्ति में एक नया संतुलन बल है कि भूमिका निभाना चाहता है, जिसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करना है। नतीजतन सेमिकॉन इंडिया 2025 केवल एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन नहीं था, बल्कि एक पॉलिसी डिक्लेरेशन थी। नेशनल स्ट्रैटेजी, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन, रीजनल इनोवेशन और इंटरनेशनल कून ऑपरेशन को मिलाकर इस आयोजन ने स्पष्ट रूप से यह दिखाया कि भारत कंज्यूमर से प्रोड्यूसर और आगे बढ़कर एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स का एक्सपोर्टर बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। यदि यह मोमेंटम जारी रहा तो भारत ईस्ट एशिया की सफलता की कहानियों के बराबर खड़ा हो सकेगा और साथ ही अपने विशाल इंजीनियर पूल, तेजी से बढ़ते घरेलू बाजार और एक रिलायबल जियोपॉलिटिकल पार्टनर की छवि जैसी अपनी अनोखी ताकतों का लाभ उठा सकेगा। तकनीकी महाशक्तियों के लिए संदेश स्पष्ट है। 인도는 더 이상 반도체 경쟁의 변두리에 머물지 않으며 본격적인 경쟁자로 경기장에 진입했습니다.
कमेंट्स में जेसन जे चा ने लिखा है कि कुछ रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि ये 180 nm प्रोसेसर है। ये 1990 के आखिरी सालों में कोरिया से आए मेमोरी सेमीकंडक्टर के बराबर है। इसका मतलब लगभग 25 साल की टेक्नोलॉजी का अंतर है। भले ही ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके अभी भी कई उपयोग हैं। खासकर स्पेस इंडस्ट्री और मिलिट्री में भरोसेमंदी बहुत जरूरी होती है, इसलिए पुराने सेमीकंडक्टर आज भी काफी इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ओटिसिक ने लिखा है कि भारत बढ़ता रहेगा, लेकिन वो कभी चीन से आगे नहीं निकल पाएगा। इसे जवाब देते हुए लिखा है कि अच्छा, ऐसी बात है, लेकिन भारत कोरिया को जरूर पीछे छोड़ देगा। आने वाले दशक में दुनिया में सिर्फ टॉप 3G देश होंगे इकोनॉमिकली, अमेरिका, चीन और भारत। रूस तब भी सैन्य रूप से शक्तिशाली रहेगा। उसके बाद परनहनल ने लिखा है, मुद्दा प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि यह है कि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में उसकी क्वालिटी और सफलता कितनी है। कोई भी इसे बना सकता है। इसे रिप्लाई देते हुए लिखा है कि अगर कोई भी इसे बना सकता तो सारे देश अब तक बना लेते। ठीक इसी तरह अंतरिक्ष में हर देश भारत की तरह यात्रा नहीं कर सकता, कोरिया भी नहीं। नेक्स्ट यादोजी ने लिखा है कि 2 नैनोमीटर से नीचे के सेमीकंडक्टर बनाना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि तीसरे देश बड़े वाले संभाल सकते हैं। भारत के लिए यह आसान होगा क्योंकि उस पर चीन जैसी पाबंदियां नहीं है, लेकिन भारत भी चीन की तरह अपनी इंडस्ट्रियल बेस को अंदर ही मजबूत करने में जुटा हुआ है। आगे चलकर चीन की तरह भारत भी रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज को हथियार बनाएगा। सस्ते मजदूर, चीन से भी सस्ते और बेटर क्वालिटी वाले लेबर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर लगातार चल सकता है, इसलिए सिंपल असेंबली इंडस्ट्रीज में भारत की स्थिति चीन से कहीं बेहतर है। भारत अमेरिका के लिए एक कांटे जैसा है। उसके बाद डंगनन ने लिखा है कि भारत की तकनीकी क्षमता को देखते हुए ये शायद पुरानी तकनीक के स्तर पर ही रहेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भारत चीन के लेगेसी प्रोडक्ट से बाजार पर कब्जा करने के बड़े हमले का मुकाबला कर पाएगा, इसलिए इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। उसके बाद जोंगहू ने लिखा है कि भारत में जहां बिजली ही अनस्टेबल रहती है, वहां किस तरह के सेमीकंडक्टर होंगे। इस मूर्ख को जवाब में लिखा है, जिस तरह हमारे रॉकेट बिजली की रफ्तार से आसमान चीरते हुए अंतरिक्ष में उड़ते हैं, उसी तरह हमारे सेमीकंडक्टर भी आसमान छूने वाली क्वालिटी के होंगे। उसके बाद यूजर पीपो साइलेजी ने लिखा है, क्या भारत के लिए यह मुमकिन है कि वो मैन्युफैक्चरिंग को छोड़कर सीधा हाईटेक और सर्विस इंडस्ट्री में चला जाए। उसके बाद हुआंगनम्यो ने लिखा है कि भारत की कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है, उसका जीने का एकमात्र तरीका सॉफ्टवेयर है। इसको जवाब में लिखा है, तो जरा सोचो, भारत बिना स्ट्रॉन्ग बेस के ही दुनिया के टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज में एंट्री कर चुका है, जिसकी मिसाल खुद चीन का माउथपीस ग्लोबल टाइम्स देता है। तो सोचो, जब एक बार बेस मजबूत हो जाएगा तब चीन को टक्कर दी जाएगी, मजा आने वाला है। उसके बाद मुनियांग 5 स्यूयाक ने लिखा है कि अभी भारत के पास ग्लोबल पावर हाउस बनने का सुनहरा मौका है। अगर वो विदेशी निवेश को आकर्षित करने और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान दे तो संतुलन बनाए रख सकता है, लेकिन लगता है कि वो इस हेवन सेंट अपॉर्चुनिटी को खो रहा है। भारत की आईटी प्रतिभा तो सिर्फ सिलिकॉन वैली में ही दिख रही है। नेक्स्ट बगमुंसू ने लिखा है, भारत में लोग तो ज्यादा हैं ही नहीं, वहां तो बस जानवर ही घूमते रहते हैं। ऐसे में तुम किस तरह के सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हो। इसको जवाब में लिखा है कि यही जानवर चराने वाले लोग प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार किए थे, जिसे आज तुम लोग हर महीने करवाते हो ताकि कोरियंस एवरेज दिख सकें, क्योंकि तुम्हें भी पता है नेचुरली दे लुक शिट। उसके बाद हफाक ने लिखा है कि भारत ग्लोबल इकोनॉमी में एक अहम वेरिएबल बनता जा रहा है। उसके बाद लिहंग ट्री ने लिखा है कि भारत के पास बहुत लोग और बहुत टैलेंट है, लेकिन उसका इतिहास और कल्चर देश के विकास में रुकावट बनते हैं। उसके बाद बेबी डोजी ने लिखा है, भारत कभी सेमीकंडक्टर का दबदबा हासिल नहीं कर पाएगा क्योंकि अमेरिका ये होने नहीं देगा। उसके बाद संगनप ग्योनिसा बिब्डिस्कू ने लिखा है कि ये सोचने के बजाय कि भारत कभी ना कभी तरक्की करेगा, उससे बेहतर हम ये सोचते हैं। बांग्लादेश ज्यादा उम्मीद जगाता है क्योंकि वो धीरे धीरे शुरू से अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बना रहा है। इसे ताने भरे अंदाज में जवाब में लिखा है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत से कहीं ज्यादा मजबूत है, यकीन करो। अपना अरबों वहां लगाओ, बस फिर कटोरा खरीदने के लिए इंडिया आ जाना। हमें अलग ही मजा आएगा कोरियंस को कटोरा बेचने में, सच में। उसके बाद गो नेल्यू फॉर मी ने लिखा है कि भारत जिसने खुलकर रूस का साथ दिया और अमेरिका का सहयोग नहीं किया, क्या वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर कब्जा कर पाएगा जहां अमेरिका का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर दबदबा है। खैर, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अबे बात कब्जे की है, वो इंडिया है, कोरिया नहीं है, साउथ कोरिया नहीं है। शायद नॉर्थ कोरिया भी ज़्यादा डिफाइंस दिखा पाता, बट ओवरऑल तो नॉर्थ कोरिया से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल देश है इंडिया। और हम लोग कब्जा करने की बात जब कर रहे हैं तो अपने मनमर्जी से कब्जा करेंगे, ऐसा नहीं कि यूएसए हमें परमिशन देगा तो हम कब्जा करेंगे। वो माइंडसेट लेके हम नहीं चलते, तेरे जैसे पालतू कुत्ते चलते होंगे।
लेकिन इंडिया जो है वो माइंडसेट से चलता नहीं है, वो तो अभी दिख ही रहा होगा। खैर इसको तो मैंने रिप्लाई दिया है, बट अभी बढ़ते हैं मेरे कमेंट्स, मेरे एनालिसिस की ओर। तो बहुत कोई कोरिया जैसे देश, कोरिया हो गया, यूरोप हो गया, इनको एकदम आइडियल समझते हैं विदाउट इवन नोइंग एनीथिंग कि कितने सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे इंटरनली एग्जिस्ट करते हैं। रिसेंटली हमारे जब इंजीनियर उनकी डेथ हुई थी, एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट था, पड़ोसी ने मार के जो है, साइंटिस्ट, इंजीनियर तो नहीं था, साइंटिस्ट था, रिसर्चर था, और जब उनकी देहांत हुआ और एक बहुत ही माइनर रीज़न ने कि आपस के पड़ोसी ने मार के उनको जो है, उनका इतने अच्छे एक टैलेंट का जो है देहांत हुआ, तो क्रिटिसाइज तो बनता ही है। बट ओवरऑल हर कोई इंडिया को मतलब बोलने में ये बिजी था कि कैसा देश है इंडिया में, एक साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, एक रिसर्चर को जो है इज्जत नहीं मिलती, प्रॉब्लम्स हर जगह पे सेम ही है। मतलब अभी जैसे कि कोरिया से मैं, क्योंकि अलग अलग देशों की मीडिया के इंटरनल फॉलो करता हूं मैं, तो मुझे दिखता है कि कितने सारे प्रॉब्लम्स है। अगर इंडिया से ज़्यादा नहीं है तो इंडिया से कुछ कम भी नहीं है। डेफिनेटली इंडिया को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है, बट इन देशों को भी इंप्रूव करना है। ह्यूमन एज अ मतलब ह्यूमन एवोल्यूशन जो है, और ह्यूमन को ही इंप्रूव करना है हर एक देशों में। तो अभी रिसेंटली कोरिया में भी एक जो है, एक आर्मी ऑफिसर की अचानक से डेथ हो गई, जो कि बहुत एक अच्छे आर्मी ऑफिसर थे और एक रेपुटेशन था। ऐसे अचानक कैसे उनका डेथ हो गया, जो कि प्योरली एक मर्डर है, जो लोगों को समझ में आ रहा है। एक मतलब नदी के किनारे, एक नाले के किनारे जो है उनकी लाश मिली है, उसके बारे में आपको डिटेल में रिपोर्टिंग मिलेगा। फिर रिसेंटली हुंडई कंपनी में जॉर्जिया में भी रेड पड़ा है। ये लोग इंडिया को बोलते थे कि इंडिया इज़ अ ग्रेवयार्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। जो कंपनीज होते हैं उनके ऊपर झूठे केसेस लगाए जाते हैं और फिर उनको फंसाया जाता है, फिर पैसे जो है उनसे लिया जाता है। बट फिर अभी जॉर्जिया में भी सेम चीज़ ही हो रहा है। तो एक ही कंपनी, तो हर जगह हर देश में सेम चीज़ नहीं हो सकता है ना। अगर हर देश में रेड पड़ रहा है, बहुत सारे, इंडिया अकेला नहीं है, तो अब क्या बोलेंगे कोरियंस। मैंने तो दूसरे जो वीडियो है, ये वीडियोस बाय द वे मेरे दूसरे चैनल वर्ल्ड रिएक्शन में आएगा आपको, तो वो बहुत ही ज़रूरी चैनल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक छोटा सा रोड एक्सीडेंट भी होता है तो कोरिया में, सारे देशों में हमारे उसको लेके रिपोर्टिंग चलती रहती है। इंडिया के कोई भी नुक्स निकालने का उनका मौका मिले ना, छोटी सी छोटी इंसिडेंट्स जो है वो रिपोर्टिंग होती है, बट उनका दिखाने का कोई है नहीं, जिससे हमारे देश के बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो एक आइडियल देश है। इंडिया में जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं वहाँ तो एग्जिस्ट करते भी नहीं हैं। और हमारे दोगले व्लॉगर्स जो है, वो लोग आपस में जो वहाँ पे रहते हैं, खास करके जो कुछ लोग जो घूमने जाते हैं वो फिर भी ठीक है, बट जो लोग रहते हैं और वहाँ पे रह के व्लॉग बनाते हैं, वो आपस में खुद ही जो है उस देश को, कोरिया को या फिर अमेरिका को बिच कर रहा होता है कि कितने घटिया सब सिस्टम्स है यहाँ पे इस देशों में। तो और लेकिन जब इंडियंस को बोलने की बारी आती है व्लॉग में, तो सब कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया बोलेंगे, क्योंकि व्यूज शायद उसी से आता है। इंडियंस देख के ड्रीम करते हैं कि हमें बाहर में जाएंगे तो हमारे तो मतलब चुटकी में सारे प्रॉब्लम्स सोल्यूशन जो है निकल के आएंगे और सारे प्रॉब्लम्स जो है ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो हर एक जगह में अपने पॉजिटिव्स अपने नेगेटिव्स है। चलो तुम्हें बाहर में थोड़ा अच्छा साफ़ सुथरा और ज़्यादा साफ़ सुथरा दिख रहा है, सिस्टमेटिक कुछ चीज़ें दिख रहे हैं, लेकिन ये तो सोचो कि वहाँ पे जो चीज़ों की कॉस्ट है, वहाँ पे रहोगे तो मतलब वो कॉस्ट बियर करना बहुत मुश्किल होगा, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। फिर ऐसे बहुत सारे, तो कुछ अगर पॉजिटिव्स है तो वहाँ के भी कुछ नेगेटिव्स है। सिमिलरली इंडिया में कुछ पॉजिटिव्स है, कुछ नेगेटिव्स है। तो हर एक जगह में ही पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर में ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, वो तो बोलते ही हैं। तो बट एक प्रॉपर अब आजकल न्यूट्रलिटी नहीं रही। हर कोई जो है अपना प्रोपेगेंडा सर्व करने में बिजी है। ये जो बाहर के ब्लॉगर्स है, वो मैं देख रहा हूँ कि कोरियंस को जस्टिफाई करने के लिए हमारे जो इंडियन ब्लॉगर्स कोरिया में हैं कि ये लोग गे नहीं होते हैं, मेकअप लगाने का मतलब ही गे नहीं होता है वगैरह वगैरह। इतना तुम जस्टिफाई कर रहे हो तो फिर उनको भी जस्टिफाई करो कि स्किन कॉम्प्लेक्शन अगर थोड़ा उनसे डार्क है, जो कि हम नेचुरल है, उनके तरह हम क्रीम नहीं मलते हैं वाइट रंग पाने के लिए, तो वो उसका मतलब ये नहीं है कि वो डर्टी है या फिर वो नहाता नहीं है। तो ये जो स्टूपिड स्टीरियोटाइप्स है कोरियंस के दिमाग में, जाके वो भी क्लियर करो इंडियंस को बोलने से पहले। इंडियंस ने ऐसे ही गे पॉप वगैरह नाम नहीं दिया है, स्टार्टिंग उन लोगों ने किया है, फिर हमने जो है मोर्चा पकड़ा है। अगर स्टार्टिंग तुम लोग करोगे तो ख़त्म हम लोग करेंगे। हमें रोस्टिंग लेवल, हम किस इंडियंस की किस लेवल पे है वो तो जानते नहीं है। तो उल्टे सीधे अनाप शनाप कमेंट्स करोगे इंडिया के बारे में, तो फिर वो भी जो है तुम्हें रिवर्ट बैक तो मिलेगा ही।
तो जो व्लॉगर्स, दोगले व्लॉगर्स सिर्फ एक तरफा चीज़ दिखा रहे हैं, उनको उनसे गुजारिश है पहले कोरियंस अपने देश के लोगों को समझाओ। अभी कमेंट सेक्शन में तो देखा ही है कि इग्नोरेंस किस लेवल की है इनकी, तो इनको जाके पहले समझाओ इंडिया के बारे में, इंडिया के पावर के बारे में, फिर बोलना। खैर वीडियो आज यहीं पे खत्म करूंगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।